हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बच्चों शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर में जो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड शुरू किए थे, लेक्चर नंबर 9। और इस लेक्चर में भी हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर 8 की तरह ही कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि इस पर एक क्लास हम लोग प्रॉब्लम का और लाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हम लोग का तरीका है पढ़ने का कि पहले टॉपिक्स अच्छे से कवर करेंगे, थ्योरी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, फिर प्रॉब्लम्स पे आएंगे कि हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। पढ़ तो लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर तो कर लिया, अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। ऐसे हम लोग हर एक टॉपिक पे अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यूं ही फिर आगे बढ़ते चलेंगे। वक्त जो भी हमारे पास है हमको उसका मैक्सिमम तरीके से यूज़ करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करना है। रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारा काम हमारे हाथ में है। ठीक है, तो काम में कोई भी कमी न रहे, अच्छे से पूरे लगन के साथ ईमानदारी के साथ काम करें। रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, उसका नहीं पता, मगर जो काम हम कर सकते हैं उसमें लापरवाही नहीं करनी है। तो जो भी हमें बस अगले 2 महीने बचे हैं COT एग्ज़ामिनेशन या फिर नीट एग्ज़ामिनेशन के लिए, हालांकि नीट एग्ज़ामिनेशन में तो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ बचे हैं अभी। जो भी वक्त है उसमें अपना बेस्ट दे देना है। रिग्रेट नहीं है कि यार वक्त हम अगर मैंने करा नहीं। ठीक है, ये रिग्रेट की फीलिंग बहुत पेनफुल होती है ना, इस बात को ध्यान रखना। हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन जब तुम रिज़ल्ट को लेकर के, पता एक्चुअली होता क्या है, रिज़ल्ट ख़राब होना एक अलग चीज़ है, लेकिन ख़राब होने के वजह से रिग्रेट करना वो बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, ख़राब रिज़ल्ट हो गया, सबका होता है, किसका नहीं होता। लेकिन जब तुम रिग्रेट करना शुरू कर दोगे तो वो तुमको बहुत परेशान करेगा। और रिग्रेट तुम तब करोगे जब तुम्हारे पास मौका था और तुम उस मौके को यूटिलाइज नहीं कर सके। तो इसलिए रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो मौका है, टाइम है, वो हम पूरा यूज़ करें, ताकि रिज़ल्ट अगर कुछ भी हो हम हमारे मेंटल पीस पर फ़र्क न पड़े। आफ्टर ऑल कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मेंटल पीस के अलावा कुछ भी तुम करो, और अगर वो तुमको परेशान करना शुरू कर दे तो फिर सब बेकार हो जाएगा। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखना, रिज़ल्ट कैसा भी है, अगर तुमने अपना एफर्ट बढ़िया दिया है, तुमको तकलीफ़ ज़रूर होगी लेकिन रिग्रेट फील नहीं होगा। और अगर एफर्ट ही नहीं लगाओगे तो फिर तकलीफ़ तो ठीक है, शायद कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी कि रिज़ल्ट ख़राब आ गया, लेकिन जो रिग्रेट होगा वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्रोसेस पर फोकस करना है, रिज़ल्ट किसी के हाथ में नहीं है, प्रोसेस हमारे हाथ में है। उसको अच्छे से करें, बेहतर करें, और पूरा 100% डिटर्मिनेशन के साथ जो चीज़ें बताई जा रही है, जैसा गाइडेंस दिया जा रहा है, जैसे फॉलो करने को कहा जा रहा है, जैसे प्रैक्टिस करने को कही जा रही है, उन सबको फॉलो करो। और मैं तुमको इस बात को विश्वास दिलाता हूँ, अगर तुम इस तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो वो जो शानदार रिज़ल्ट तुमको देखने को मिलेंगे, दैट विल बी, मतलब तुमको एकदम लगेगा कि यार ये 2 महीने में हमने क्या कर दिया। बट उसकी शुरुआत अभी से होगी, आज से होगी, अभी जो लेक्चर देख रहे हो वहीं से होगी। बट अगर इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि शुरुआत यहीं से करनी है। लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देखना है। लेक्चर नंबर 9 है, जो सीक्वेंस बनाए जा रहे हैं उन सीक्वेंस को फॉलो करो। चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए जंप करने की कोशिश अगर ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा और एक स्मूथली प्रिपरेशन हमारा चलेगा। तो इन सब बातों के साथ चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 9। और पहला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने। चार्जेस +q एंड -q आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B। 2 चार्ज है +q और -q, जिसको 2 पॉइंट्स A और B पर रखा है एट 2l डिस्टेंस, जिनके बीच की डिस्टेंस जो है ये 2l है। दिस डिस्टेंस इज 2l। अच्छी बात है। C इज़ अ मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। C इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो इस बात का ध्यान रहे कि l/2 और l/2 हो जाएगा। सॉरी 2l है तो आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा l और l। ठीक है, द वर्क डन
in moving a charge plus q from C to D along semicircle। एक प्लस क्यू चार्ज है, इन दो के अलावा तीसरा चार्ज एक क्यू है, जिसको दोनों के मिड पॉइंट C से D तक मूव कराने ऑन ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हालांकि पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वर्क डन सब जानते हैं, द वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ये डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल पॉइंट जहाँ से ले गए, फाइनल पॉइंट जहाँ पर ले गए। सेमी सर्कल कहने का सिर्फ उसका इतना सा मतलब है, वो तुमको ये बताना चाहता है कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस के बराबर। सेमी सर्कल होगा तो ये पूरा जो इसको सेंटर मान के ऐसे मूव करोगे तो ये और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगी, दैट विल बी इक्वल टू एल। ठीक है, तो सेमी सर्कल के अलोंग हमने एक क्यू चार्ज को सी से डी तक लेके गए, ये भी एल है, ये भी एल होगा क्योंकि सेमी सर्कल है, तो ये दोनों डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाएंगे। हमें सी से डी तक ले जाने में वर्क डन फाइंड करने हैं। ठीक है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वर्क डन का कि W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। ठीक है, एंड डेल्टा वी क्या था, तो डेल्टा वी क्यू जो है वो कौन सा चार्ज होता है जिसको मूव कराते हैं। तो यहाँ तीन चार्ज है। अच्छा, बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर क्यू बस चार्ज है, अब परेशान कि सर कौन सा चार्ज लिया जाए। बहुत सिंपल सी बात मैंने कही थी, जिसको मूव कराते हो वो चार्ज तुमको लेना है। तो हम तो कैपिटल क्यू को मूव करा रहे हैं, तो इस क्यू के बदले क्या होगा बच्चा, कैपिटल क्यू। और डेल्टा वी मतलब सी से डी, तो डी इज़ फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, सी इज़ इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, अब वी डी और वी सी अगर हम लोग पता कर लें कि सी और डी पर पोटेंशियल क्या है, तो आंसर फटाफट हमारे सामने आ जाएगा। कैसे पता करेंगे पहले सी पोटेंशियल की बात करते हैं। एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, याद दिलाऊं, इनफैक्ट लिख तो बहुत बार चुका हूं, याद दिलाऊं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ये एक पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। ज़रा गौर करो तो पॉइंट सी पर ये दोनों चार्ज इक्वल है, ये डिस्टेंस भी इक्वल है, तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही इसका भी होगा। ठीक है, तो चलो मैं एक का पोटेंशियल x मान लेता हूँ थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। इसका पोटेंशियल यहाँ पर मैंने x मान लिया, तो इसका पोटेंशियल भी यहाँ पर कितना होगा, 2x होगा। ठीक है, तो VC का जो टोटल पोटेंशियल है वो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x। x की वैल्यू बाद में देखा जाएगा, मैं समझो क्या बोल रहा हूँ। अगर Q का पोटेंशियल C पर x है तो इस Q का पोटेंशियल भी C पर x ही होगा। ठीक है, Q का पोटेंशियल D पर कितना होगा, ये L है, ये L है, ये L है, तो ये डिस्टेंस पूरा कितना हो गया बेटा, 3L हो गया, है ना। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक L था और यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 3L हो गया। डिस्टेंस डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिस्टेंस अगर 3 गुना होगा, डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ 3 गुना होगा तो पोटेंशियल तो 1/3 हो जाएगा। तो A का पोटेंशियल अगर D पर निकालूं तो कितना होना चाहिए, x/3। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे कितना होगा, x/3। क्यों, यहाँ डिस्टेंस L थी, यहाँ डिस्टेंस 3L हो गई है, तो यहाँ पोटेंशियल V है, सॉरी अगर x है तो यहाँ कितना होगा, x/3। B का पोटेंशियल, इस Q का पोटेंशियल D पर कितना होगा। अच्छा, Q का डिस्टेंस ये भी L था, ये भी L है, तो Q का पोटेंशियल यहाँ पे x था तो यहाँ पर भी x होगा। तो D का अगर टोटल पोटेंशियल में निकालूं तो कितना हो जाएगा, x/3 प्लस x, तो कितना हो जाएगा ये 4x/3। बात को समझ रहे हो, ये सब बस छोटा करने के लिए किया जा रहा है। पॉइंट C पोटेंशियल, इसका भी x, इसका भी x, तो कितना हो गया 2x। D पर पोटेंशियल, इसका x/3, इसका x, तो पूरा कितना हो गया, x प्लस x/3। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो वर्क डन इज कैपिटल Q एज इट इज, VD इज 4x/3 एंड VC इज 2x। तो कितना होगा, 3 2 जा 6, 4 - 6x, तो कितना हो जाएगा, Q इंटू -2x/3।
अब हम लोग क्या करते हैं, तो -2q/3 ऐसे लिख लिया और x जो माना था उसको लिख लो। x क्या था, q का c पर पोटेंशियल, तो q का c पर पोटेंशियल k, q/r, r मतलब l। अब k की वैल्यू अगर पुट कर दूँ मैं तो w क्या होगा, -2q/3 इंटू 1/4πε0 q/l। तो कितना आएगा ये, 2 2 जा 4, यू विल गेट -q ये कितना होगा, 3 2 जा 6 हो गया, और क्या बचा भाई, पाई बच गया, ε0 बच गया और l बच गया। तो -q/6πε0 l इज़ द आंसर। ये मेथड को थोड़ा समझना, जो मैंने x और ये मान के चला। तुम अलग अलग पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते थे कि चलो भाई पूरा पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाऊं, a का c पर निकालो, फिर b का c पर निकालो, फिर a का d पर निकालो, फिर b का d पर निकालो। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आ जाएगा, मगर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो चीज़ों को छोटा कर सकते हैं। कैलकुलेशन जितना छोटा कर सकोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो दिस इज़ योर सिंपल क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को देख लो। अगर तुम्हें को कहीं भी लगे कि यार कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या लेवल होगा, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन की शक्ल देख लो, यही एकदम लेवल रहेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन तुमको एग्जाम में मिलने वाले हैं, जिसके लिए हमको अब से एकदम अपडेट होके चलना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, जल्दी कर लो इसको पहले। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ऑन द टॉपिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच हम लोगों ने जो रिलेशन पढ़ा था, उस टॉपिक पर ये क्वेश्चन है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखना कि पोटेंशियल की वैल्यू अगर कभी भी तुमको एक इक्वेशन के फॉर्म में दे, इसमें x हो, y हो, z हो, समझ जाना कि वहाँ पर हमको वो जो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला सर ने पढ़ाया था वो यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो अब उसमें अब तुम देख भी रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछी गई है कि किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है x y z के फॉर्म में, और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। और तुम बिलीव को ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन क्वेश्चंस के आने का पूरा भरपूर चांस होता है तुम्हारे एग्ज़ाम में। ठीक है, चाहे नीट एग्जामिनेशन को तुम देख लो, चाहे तुम जेईई मेंस के एग्जामिनेशन को देख लो, चाहे फिर सीयूटी एग्जामिनेशन जो हो रहा है उसको देख लो, ऐसे क्वेश्चंस के आने के भरपूर चांस होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो करना क्या होता है इसमें, तुमको मैंने बताया कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ करोगे, और पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग कंपोनेंट्स पहले फाइंड करते हैं। एक्स में क्या है, वाई में क्या है, जेड में क्या। तुम देख भी रहे हो कि ऑप्शंस जो दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो दी है उसमें आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, मतलब उसके अलग अलग कंपोनेंट्स जो आएंगे उनको वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले देखें तो पोटेंशियल की वैल्यू है -x² y -xz³ + 4। हमने कहा था पहले ऐसे कंडीशन में हम लोग कंपोनेंट फाइंड करते हैं Ex -del_v/del x। जैसा कि मैंने कहा था कि पोटेंशियल का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिस्टेंस के साथ चेंज होता है ना, जिसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, इस वैल्यू को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहकर पुकारते हैं। del_v/del x, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ डिस्टेंस को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने क्या बताया था, सब कुछ वैसे ही करना है। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x को छोड़ करके जो y और z दो वेरिएबल हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे। जिसके रिस्पेक्ट में करोगे उसको छोड़ करके बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट लेना है। यही पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है। x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y और z कांस्टेंट होगा, तो y और z कांस्टेंट मान के कर दो डिफरेंशिएशन, कितना आएगा। तो ये बाहर माइनस लगा दिया, और x² y में y कांस्टेंट है,
एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन एक्स के एस्पेक्ट में कितना हो गया 2x। सिमिलरली जेड क्यूब कांस्टेंट है, एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया 1, कांस्टेंट 4 का कितना हो गया बालक 0। तो इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा, अच्छी नेगेटिव भी था ना, माइनस वाई, तो माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 2xy एंड प्लस जेड क्यूब। ठीक है, ये x कंपोनेंट आ गया। अच्छा, ऑप्शंस में हम एक काम कर सकते हैं कि इसको चेक कर लें, जिसमें ये नहीं होगा वो तो गलती होगा, शायद एक ही में ऐसा हो तो हमको y और z निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर देखा है 2xy प्लस जेड क्यूब, तो 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप के साथ तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है। अब मुझको नहीं पता था, मैंने ऑप्शन देखा नहीं था। अब देखो तुमको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू इतनी आ रही है, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो 2xy प्लस जेड क्यूब होना चाहिए। तो हमने देखा कि देखो 2xy प्लस जेड क्यूब तो एक ही जगह पे आ रहा है, यानी कि बाकी दो कंपोनेंट निकालने की हमको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसमें ये नहीं है वो तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे ऑप्शंस में फर्स्ट भी गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया, फोर्थ भी गलत हो गया, ओनली द सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट, बिकॉज सेकंड ऑप्शन में ही 2xy क्यूब प्लस 2xy प्लस जेड क्यूब आ रहा है। तो कभी कभी ऐसे तुमको क्वेश्चंस मिल जाते हैं जहाँ पर तुम अगर ऑप्शंस पर गौर करो, ध्यान रखो, तो तुम्हारे को टाइम बचेंगे, तुमको पूरा कैलकुलेशन करेंगे ज़रूरत शायद न पड़े। लेकिन चूँकि हम लोग अभी एग्ज़ाम में नहीं हैं, एग्ज़ाम के हिसाब से कम हो गया है, मगर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो चलो इसके बाकी दो कंपोनेंट भी निकाल के चेक ही कर लेते कितना वक्त लगेगा। कोई वक्त नहीं लगेगा। तो अगर मैं ई वाई भी निकालूँ तो ई वाई इज़ माइनस डेल वी बाई डेल वाई, क्योंकि सीखना है, अभी क्वेश्चन थोड़ी, हम एग्ज़ाम थोड़ी बैठे हैं, अभी तो सीख रहे हैं हम लोग, तो उसका करके चलेंगे फिर। तो वाई के एस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, एक्स और जेड कांस्टेंट होगा, तो एक्स और जेड कांस्टेंट है तो माइनस ये नेगेटिव ये वाला है, तो माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, वाई का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, माइनस एक्स जेड क्यूब तो पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि वाई के एस्पेक्ट में कर रहा हो, तो पूरा कांस्टेंट तो 0 और ये भी 0, तो तुमको कितना मिल गया एक्स स्क्वायर। तो वाई कंपोनेंट में सिर्फ एक्स स्क्वायर जे कैप, तो एक्स स्क्वायर जे कैप भी दिखाई दे रहा है, वो भी सही है। अगर मैं जेड कंपोनेंट फाइंड करूँ, ई जेड इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल जेड, जेड के एस्पेक्ट में करोगे तो एक्स और वाई कांस्टेंट होगा, एक्स और वाई पूरा कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, माइनस एक्स कांस्टेंट है, जेड क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3z स्क्वायर कांस्टेंट 4 का 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होकर कितना हो जाएगा 3xz स्क्वायर, तो 3xz स्क्वायर के साथ के कैप भी दिखाई दे रहा है। तो हमको तो ऑप्शन पहले ही मिल चुका था कि ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, मगर एक समझने के लिए, सीखने के लिए हमने पूरा डेरिवेशन करके, तो पूरा डिफ्रेंसिएशन में करके दिखा दिया। तो इस टाइप से क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये, ध्यान से ऐसे करना होगा, ठीक है। और बहुत चांस है कि तुमको ऐसे क्वेश्चन शायद एग्जाम में मिल भी जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ तुरंत चलते हैं, इसे कॉपी कर लो पहले। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना होता है ड्यू टू गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ढेर सारे चार्ज तुमको दिए जाएंगे अलग अलग पॉइंट्स पे, और किसी पॉइंट पर तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने को कहा जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन देखो ये है, इसमें 4 पॉइंट चार्ज लिया गया है, 2 प्लस क्यू और 2 माइनस क्यू, एक स्क्वायर के 4 वर्टेक्स पर रख दिया है, जिसका साइड तुमको साफ कह दिया है कि द साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ 2l, स्क्वायर की साइड 2l है। एक पॉइंट ए है जो कहाँ पे है, तो मिड वे बिटवीन प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, साफ कह दिया है कि पॉइंट ए जो है वो प्लस क्यू और प्लस क्यू के एकदम बीचों बीच है, मिड वे है। इस पॉइंट ए पर हमको टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। बहुत ध्यान से गौर से देखना कि सॉल्यूशन से ज़्यादा अप्रोच पर फोकस करना, कैसे करते हैं। देखो ये दोनों चार्ज सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है, तो कोई भी कह सकता है कि सर जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस क्यू का ए पर होगा उतना ही इस प्लस क्यू का भी ए पर होगा, तो इसका मैं निकालूंगा तो इसका ही मिल जाएगा। सिमिलरली ये माइनस क्यू का डिस्टेंस और ये माइनस क्यू का डिस्टेंस भी सेम है,
भाई मिड पॉइंट है, दोनों सेम, और डिस्टेंस कितनी अगर मैं निकालना चाहूँ, ये दोनों डिस्टेंस कितनी होगी, सेम होगी। अगर निकालना चाहो निकाल भी सकते हो। ये डिस्टेंस 2l है, ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये l हो जाएगा। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो कितना मिल जाएगा, l√5। और √5 जैसी कुछ शक्ल हमें ऑप्शन में दिखाई भी दे रही है ना। तो ये डिस्टेंस भी सेम है, तो जो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल भी होगा। तो 4 में से बस इन्हीं दो का निकालना है, इन दो का निकाल लो और इन दोनों का ऐड कर दो, जो वैल्यू आएगी उसको डबल कर देना। डबल क्यों करोगे, क्योंकि वही ये भी है वही ये भी है। तो 4 का निकालने की तुमको ज़रूरत नहीं है, बस इनका निकालो, इसका निकालो, ऐड करो, डबल कर दो, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना, ये सब चीज़ें तुम्हारे टाइम को बचाएंगी, वरना फिर एक एक करके निकालोगे फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा, कहाँ तुमको इतना वक्त मिलेगा। तो पहले प्लस क्यू का निकालूँगा। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, तो फॉर्मूला जो हमें यूज़ करना है KQ/R। के कांस्टेंट है, बाद में रखा जाएगा, 1/4πε0 इकट्ठे रखेंगे, लास्ट में कैलकुलेशन छोटा होगा। तो V@A अगर मुझको निकालना हुआ तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, तो KQ/L, सिंपल सा है। इसका पोटेंशियल क्या होगा, K-Q, और ये जो डिस्टेंस है कितना निकाला, L√5। इस बात का ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज की वैल्यू साइन के साथ लेते हैं, तो -Q/L√5 और सीधा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। क्यों 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि वही एक इसका भी होगा वही एक इसका भी होगा, तो इन दोनों का निकल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों में कुछ कॉमन है तो KQ/L कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा 1, वहाँ बचा -1/√5 × 2, ठीक है। अब K की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/4πε0L, और Q ऊपर बचा रहेगा, और ये कितना होगा, √5 -1/√5 × 2। तो 2 से 2 को यहाँ भेज दो, देखो दिखाई भी पड़ रहा है कहाँ है, शायद मेरे थर्ड आने वाला है शायद। तो कितना होगा, 2Q√5 -1, और नीचे कितना हो जाएगा तुम्हारा 4πε0L एंड √5। तो ये तुम्हारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो जो बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन दिख रहा था है एक्चुअली बहुत आसान सा, बस करना क्या है, बस ये क्लियर हो कि कैसे हमें क्वेश्चन को छोड़ना। अब बहुत बच्चे परेशान किया, अब मिड पॉइंट है, इसका निकालो, इसका नहीं, सबको ऐड करो, नहीं। थोड़ा सा शांत होकर के पहले 15-20 सेकंड तक इस क्वेश्चन को अच्छे से निहार लो, देख लो कि इसमें करना क्या है, फिर उसके बाद काम करो। पहले थॉट प्रोसेस बढ़िया हो कि ये प्रोसेस के थ्रू आंसर आएगा, फिर उस पर एक्शन लो। ऐसे रैंडमली बस क्वेश्चन पे टूटा सही नहीं है, पहले उसका पूरा प्रोसेस समझ लो। क्वेश्चन कॉपी पे सॉल्व होने से पहले दिमाग में उसका सॉल्यूशन हो जाता है कि यार ये स्टेप करेंगे तो क्वेश्चन आएगा, तब जा करके तुम वहाँ तक पहुँचते हो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, इससे अच्छे से कॉपी कर लो। क्वेश्चन 4 वर्क डन निकालने वाले क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। हमने इसके पहले क्वेश्चन किया भी था, अभी और क्वेश्चन भी करेंगे, और इन सब क्वेश्चन को देखो और समझो कि इनको क्वेश्चन करने का अप्रोच हम लोग क्या अपना रहे हैं। जो क्वेश्चन कराने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है ना कि मैं तुमको बस 15-20 क्वेश्चन बस भरने के लिए बस कराते चलो। मैं तुमको 10 ही 5 क्वेश्चन कराऊंगा, मगर जो अप्रोच सिखाऊंगा वो अप्रोच तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। हमें तुम्हें 200-300 क्वेश्चन करा दूँ मगर तुम्हें आए कुछ भी ना, क्या फ़ायदा है। 5-10 क्वेश्चन किया, लेकिन क्वेश्चन करने का अप्रोच, मेथड, एक थॉट प्रोसेस वो हमें क्लियर हो रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। उसके बाद तुमको बस प्रैक्टिस करनी है। तो अब कई बच्चे इस अंतर को समझते नहीं हैं, वो बस 200-300 क्वेश्चन करने के मन में ठान लेते हैं। ठीक है करो, लेकिन अगर तुम्हें थॉट प्रोसेस नहीं मिल रहे हैं, तुम्हें अप्रोच प्रोसेस नहीं पता चल रहा है, तो तुम 2-3 हज़ार क्वेश्चन भी कर लोगे, तुम्हें फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए मेरा जो क्वेश्चन तुमको कराने का, लाने का जो मकसद होता है वो ये होता है, पहली बात तो वो क्वेश्चंस तुम्हारे लिए ऐसे हों तो तुम्हारे दिमाग की बत्ती को खोलें कि यार ये तरीका होता है,
ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करते हैं। रैंडमली क्वेश्चन का आंसर लाना मेरा मकसद होता तो हम लोग 1 घंटे में जितना क्वेश्चन कर रहे हैं उससे दोगुना क्वेश्चन करते। तो तुम जानते हो कि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 1 घंटे में नहीं करा पाता, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे हमको एफर्ट लगाना होता है। आंसर लाना नहीं है, सीखना है उस क्वेश्चन में क्या सीख सकते हैं, तो वो बात पे ध्यान रखना। तो 3 पॉइंट चार्जेस ईच क्यू, सभी क्यू है, और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के जिसके साइड्स BC और ये AC इक्वल है, जो कि 2A है, ये भी 2A है और ये भी 2A है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज Q फ्रॉम D to E, एक चार्ज को D से E की तरफ लेकर जाना है, और D और E जो एक्चुअली मिड पॉइंट है, वो शायद मैं लिखा नहीं है, मगर D और E BC और AC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो D से E तक ले जाने वर्क डन कितना होगा। अगेन ये जो पाथ है, पाथ पे तो फ़र्क पड़ता नहीं, पाथ पे तो डिपेंड करता है, सीधा लेके जाओ, घूम के लेके जाओ, कर्व लेके जाओ, फ़र्क पड़ता नहीं है। व्हाट मैटर्स इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी हम D से E जा रहे हैं, तो फाइनल पॉइंट इज़ VE, इनिशियल पॉइंट इज VD। तो E और D का पोटेंशियल अगर हमको पता चले तो उनका डिफरेंस निकालने काम हो जाए। अब ध्यान से अगर देखो तो D और E में क्या फ़र्क है, D भी मिड पॉइंट है, E भी मिड पॉइंट है, दोनों पॉइंट सिमेट्रिकल है। इस पॉइंट पर जो टोटल पोटेंशियल होगा इस चार्ज का, इस चार्ज का, इस चार्ज का, और E पॉइंट पर जो टोटल पोटेंशियल होगा इस चार्ज का, इस चार्ज का, इस चार्ज का, वो दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, क्योंकि भाई देखो मिड पॉइंट है। इस पॉइंट में पोटेंशियल B और C का इक्वल होगा, और इसका जो होगा फाइंड कर सकते हो। E पर जो पोटेंशियल A का होगा, C का होगा, इसका जो होगा फाइंड कर सकते हैं। तो D और E पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, वर्क डन विल बिकम योर ज़ीरो। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पर हमको ध्यान रखना होगा, और ध्यान से अगर देखेंगे पता चल जाएगा कि पोटेंशियल भाई D और E में क्या फ़र्क है। जो D पर पोटेंशियल होगा वही तो E पर पोटेंशियल होगा, क्योंकि दोनों ही जो इक्वल साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट है। तो इक्वल साइड के एक मिड पॉइंट से दूसरे इक्वल साइड के मिड पॉइंट तक ले जाने पोटेंशियल, ले जाने वर्क डन हमेशा ज़ीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल दोनों पॉइंट के सेम होने में। चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, मगर हम क्यों करें जब हमें ये पता चल रहा है कि पोटेंशियल्स विल बी सेम एंड डेल्टा विल बी ज़ीरो। तो वर्क डन इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर विल बी ज़ीरो। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी वर्क डन निकालने को आए, पहले उन पॉइंट्स पर गौर करना, पहले उन पॉइंट्स पर गौर करना जहाँ से जहाँ तक ले जाना है। उनके पोटेंशियल्स को कैसे फाइंड करेंगे, उनके बीच डिफरेंस को कैसे फाइंड करेंगे, क्या कहीं वो ज़ीरो तो नहीं हो रहा है, क्या ऐसा फिगर सिमेट्रिकल बना कर दिया है कि डेल्टा वी बिकम ज़ीरो। तो तुमको ये सब बात देख करके ही फिर आगे बढ़ना होगा। इसी को अप्रोच कहते हैं, इसी को प्रोसेस कहते हैं, इसी को थॉट प्रोसेस में बोल रहा हूँ। जो तुमको सीखना है, क्वेश्चन की संख्या नहीं बढ़ानी है, ठीक है। तो 4th हो गया, 5th की तरफ चलेंगे, जल्दी कॉपी कर लो इसको पहले। अब चलते क्वेश्चन 5th की तरफ। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन तुमको अक्सर देखने को एग्जाम मिल जाएगा, बहुत आसान मगर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 4 पॉइंट चार्ज है, -Q, 2Q, 2Q, ठीक है। कैपिटल Q स्मॉल q के टर्म्स में 4 चार्ज हमको दिए हुए हैं, और इन चारों को एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे हमको रख देना है। तो सबसे पहले क्या करो, एक स्क्वायर बना लो, उस स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे इन 4 पॉइंट चार्ज को चुपचाप जाकर बैठा दो। तो एक चार्ज तुम्हारा कौन है, -Q, दूसरा चार्ज तुम्हारा है स्मॉल q, तीसरा चार्ज है भाई 2Q, और चौथा चार्ज है भाई 2 ऑफ कैपिटल Q, ठीक है। और स्क्वायर है तो सेंटर से सभी चार्ज का जो डिस्टेंस होगा वो तो भाई सेम होगा। चलो मान लिया हमने R, ठीक है। अब सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो हो जा रहा है। अब 4 चार्ज है तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो चारों का मिला करके होगा, और वो चारों का मिला करके जो पोटेंशियल आएगा वो ज़ीरो हो जा रहा है। मतलब चारों चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका एडिशन, सम, वो ज़ीरो है। तो बस जो है वो कर दो। हाँ, एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला भूलना नहीं, KQ/R होता है, ठीक है। तो अगर मैं ये लिखूं
तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 सेंटर पे 0 है। K/R तो सभी में कॉमन आने वाला है, चुपचाप बाहर निकाल लिया। चार्जेस को ऐड कर दो तो -Q प्लस 2Q प्लस 2Q इज इक्वल टू 0। सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो -Q प्लस 2Q कितना हो गया Q, प्लस 2Q माइनस Q कितना हो गया प्लस Q इज इक्वल टू 0। तो Q इज इक्वल टू क्या मिल गया तुमको -Q। तो Q इज इक्वल टू -Q इज योर राइट आंसर। तो Q और Q में हमसे रिलेशन पूछा गया था कि भाई क्या रिलेशन हो कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाए, तो ये रिलेशन रखो, पोटेंशियल विल बी 0। ठीक है, तो फटाफट इस क्वेश्चन को भी कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जल्दी से तुरंत चलेंगे, तो फटक से कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तुमको जब भी मिलेंगे तो बस अप्रोच देखना क्या करना होता है। हम लोगों ने इसके पहले भी एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्पेस में दिया था और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड करना है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, जो बेसिक फॉर्मूला पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, अब चूँकि यहाँ तो एक ही फंक्शन है, एक्स वाई जेड तो नहीं है, तो यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ई इज इक्वल टू माइनस dv/dx, सिंपल डिफरेंशिएशन। पार्शियल कब करना है? जहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल एक से अधिक होंगे, एक्स भी हो, वाई भी हो, जेड भी हो। चूँकि एक ही वेरिएबल है, पार्शियल का कोई मतलब नहीं रह गया। एक ही वेरिएबल है तो x के रिस्पेक्ट में ही चेंज करेगा, y और z में तो कोई बातें नहीं हो रही है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के अलॉन्ग हमें दिया है 100/x², जहाँ x क्या है? ओरिजिन से डिस्टेंस। देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 20। मतलब क्या है समझो, मतलब ये है कि मान लो ये ओरिजिन है और x एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होती है, E इज इक्वल टू 100/x²। ठीक है, जिस भी पॉइंट पर तुमको पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहाँ की x निकाल करके बस यहाँ रख देना है। तो अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तुमको अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इक्वेशन दी है, मगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है बिटवीन पॉइंट्स x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 20। तो मान लो अगर मैं कहूँ कि x इज इक्वल टू 10 मीटर वाला पॉइंट है और ये x इज इक्वल टू 20 मीटर वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर पोटेंशियल अगर V1 है, यहाँ पोटेंशियल अगर V2 है, तो दोनों के बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? इस फॉर्मूले में हमें, अगर हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, -ADX। ऐसे क्वेश्चंस में हमें दो तरफ से क्या करना होता है? इंटीग्रेशन करना होता है। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, समझ जाओ कि इंटीग्रेशन का यहाँ पर पे काम आने वाला। तो दोनों साइड का हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, दैट इज -EDX। ठीक, कैसे करेंगे? x इज इक्वल टू 10 पर पोटेंशियल मैंने मान लिया V1 है, x इज इक्वल टू 20 पर पोटेंशियल मैंने मान लिया V2 है, और हमें इन्हीं दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, जो तुमको लिमिट दे वो तुमको बस यहाँ पर रखना है। तो इंटीग्रेशन dv एज इट इज़ V1 टू V2 माइनस ई की वैल्यू रख दिया जाए जो हमें दिया है 100/x² dx 10 to 20। वो ध्यान से देखना, ये सब क्वेश्चन बहुत तुमको मिलने के चांस है एग्जाम में। तो जो हमें इक्वेशन दी वो रख दिया, dv का इंटीग्रेशन v हो गया, लिमिट लगा दिया v1 से लेकर के v2 तक, -100 कांस्टेंट है, 1/x² का इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं कितना होता है, -1/x। ठीक है, ये तो नेगेटिव फॉर्मूले से आ रहा है, 100 कांस्टेंट है, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x, लिमिट लगा दिया 10 से लेकर के 20। ठीक है, अब v के बदले एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, एंड 1/20 -1/10, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
तो पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 विल बी कितना हो जाएगा ये 100 को मैं अंदर भेज दूँ तो 100/20 किया तो कितना हो गया 5 और 100/10 किया तो कितना हो गया 10। तो यू विल गेट पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 इज़ -5 वोल्ट। ठीक है, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में शायद हमें आंसर में सिर्फ मैग्नीट्यूड मेंशन करना है, तो राइट आंसर इज 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो -5 वोल्ट है, या अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो 5 वोल्ट का डिफरेंस मिलेगा तुमको दोनों पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये फॉर्मूले का ध्यान रखना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात यहाँ पे नहीं आएगी, वो जहाँ पर पे नंबर ऑफ वेरिएबल एक से अधिक दिखे वहीं पर पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात होगी, वरना प्लेन डिफरेंशिएशन करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया 6th। जल्दी करेंगे 7 की तरफ, इस क्वेश्चन को कर लो पहले। ठीक है, जल्दी। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे जो रिलेशन है, इस पे 1-2 क्वेश्चन भी हम लोग और करेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस और भी बनते हैं। जैसे ये है तो वैसे ही क्वेश्चन, मगर इसमें एक एडिशनल चीज़ और जोड़ दी है। वो क्या जोड़ी है, उस पर हमें कैसे काम करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन इज एक्सप्रेस बाय दिस मच। अब देखो वेरिएबल एक से अधिक आ गया, तो यहाँ तो दिमाग में बात आ गई कि मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना है। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल एक से अधिक है, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ही करना है। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज 2 कूलम प्लेस एट द ओरिजिन। ध्यान रखना यहाँ पर हमें एक चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम, जिसको हमने ओरिजिन पर रखा है। ठीक है, उस चार्ज पर हमें इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है। तो मान लो अगर मैं ये कहूँ कि कुछ ऐसे, अब जो कि इसमें x, y, z हैं, तीनों वेरिएबल हैं, तो कुछ ऐसे फिगर मैं तुमको याद दिलाऊं जो बड़े थे हम लोग, ये x, ये y और ये हो गया z। ठीक है, अब इस रीजन में, इस स्पेस में किसी पॉइंट पर अगर मुझको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना हो, तो उसका ही ये इक्वेशन तुमको दिया हुआ है। दिस इज कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस फॉर्मूले के द्वारा एक्सप्रेस होता है। अब वहाँ पर x, y, z की जो भी वैल्यू हो वो आप यहाँ पे रख दीजिए, तुमको उस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। ये इसके कहने का मतलब हुआ। पूछा क्वेश्चन में क्या है कि अगर एक 2 कूलम का चार्ज इसके ओरिजिन पे अगर मैं रख दूँ, 2 कूलम का चार्ज, ओरिजिन मतलब 0, 0, 0 पर अगर रख दूँ, तो उस पर फोर्स कितना होगा। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले को ध्यान में लाएंगे। एक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह से हमने इसको यूज़ किया है। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला। तो हमने क्या करना है कि इस ओरिजिन पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेनी है और फिर इस फॉर्मूले के द्वारा फोर्स को फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करके एक एक करके निकालना होगा। तो उसके लिए करते क्या है, सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं EX का फॉर्मूला माइनस डेल V बाई डेल एक्स। ठीक है, तो माइनस डेल एक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है 6x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz एंड माइनस 4v स्क्वायर, नहीं ये 4z स्क्वायर है, इस बात को ध्यान रखना, 4z स्क्वायर वोल्ट। ठीक है, तो 6x माइनस 8x स्क्वायर वाई 8xy स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4z स्क्वायर। अब इसका हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो मैंने क्या बताया था, जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो उसको छोड़ के बाकी लोग कांस्टेंट होते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को छोड़कर y और z कांस्टेंट है, तो y और z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। चलो अब करते हैं। डिफरेंशिएशन तो बहुत सिंपल है, बस ध्यान रहे कि y और z कांस्टेंट रखने हैं। तो ये EX हमें मिलने वाला है, EX इज इक्वल टू माइनस x 6 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 8y स्क्वायर कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1।
-8y अकेला कांस्टेंट है 0, ये भी अकेला कांस्टेंट है 0, ये भी अकेला कांस्टेंट है 0, मतलब x नहीं तो पूरा कांस्टेंट है। अब ये हमको फाइंड करना है 0 0 0 ओरिजिन पे। तो यहाँ पर मैं अगर y = 0 पुट करूँगा तो एट 0 0 0 हमें जो ex की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी -6। ठीक है, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ex वैल्यू -6। कैसे 0 होगा? क्योंकि y की वैल्यू मुझको 0 पुट करनी है। ठीक है, क्यों 0 पुट करनी है? क्योंकि मुझको ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सिमिलरली ey तो -del v/del y करेंगे, तो -del v की वैल्यू अगेन 6x - 8xy² -8y + 6yz - 4z²। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कराया जाए तो कितना होगा? y के एस्पेक्ट में कर रहे हो तो y के एस्पेक्ट में करोगे तो x और z क्या रखना है? कांस्टेंट। तो x कांस्टेंट हो गया तो 0, -8x कांस्टेंट है, y² कितना होगा? 2y एंड -8 क्योंकि y का डिफ्रेंशिएशन y के एस्पेक्ट में हो गया 1, -8 × 1 लिख दूँ मैं, प्लस 6yz में ये कितना हो जाएगा? 6z y का 1 और 4z² कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। बट हमें ओरिजिन पर निकालना है, तो एट ओरिजिन अगर मैं रखूँ वैल्यू तो 0 0 0 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ 8 बचेगा। तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं EZ निकालूँ तो EZ के लिए -del z v की वैल्यू 6x - 8xy² -8y + 6yz - 4z²। ठीक है, तो z के एस्पेक्ट में करूँगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पे हमें कांस्टेंट का रखना है x और y। तो x और y कांस्टेंट है, तो x कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, अकेले आए तो x और y कांस्टेंट है, ये भी 0 हो जाएगा, y कांस्टेंट है, ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद 6xyz में 6yz का 0 हो जाएगा एंड -4 2 जा 8z। एट ओरिजिन 0 0 0 पर x भी 0 पुट करना है, y भी 0 z भी 0। तो y 0 पुट करोगे, z 0 पुट करोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो तीसरा कंपोनेंट है वो तो 0 हो गया। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज √of ex², ey² ez²। तो 36 + 64 यू गॉट 10 न्यूटन पर कूलम। ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया एट द ओरिजिन। तो फोर्स जो लगेगा F = Q × E, 2 × 10 किया तो फोर्स कितना आ गया बेटा? 20 न्यूटन इज़ द फोर्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इस बात को ध्यान रखना कि थोड़ा सा एक्सटेंशन है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो और फिर उस पॉइंट पर अगर कोई चार्ज है उस पर फोर्स फाइंड कर लो। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 7 फटाफट कर लो। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो भी एग्जाम में तुमको देखने को मिलते हैं। कि अब इसमें क्या करा है कि एक स्क्वायर के 4 वर्टेक्स पे 4 चार्ज को हम देखो, हम लोग CUT और नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जितने भी हम लोग अप टू लेक्चर नंबर 9 तक बातों को सीखें समझें, उनको बहुत अच्छे से देखना, उनके ही इर्द गिर्द तुम्हारा पूरा प्रश्न होने वाला है, चाहे तुम CUT के लिए हो चाहे नेट के लिए हो, एकदम लापरवाही नहीं करनी है। तो ये 4 चार्ज एक स्क्वायर के 4 वर्टेक्स पर रखे हैं और कह रहा है कि इनके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है। ये सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर गिवन एज E एंड V। सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू V है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है। तो चारों में से कौन सी बात सही होगी? कौन 0 होगा, कौन 0 नहीं होगा? दोनों 0 होंगे या दोनों 0 नहीं होंगे, पता करो। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन तुम सबसे आसान वाला काम करते हैं, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों के फॉर्मूले को देखते हैं। तो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, जो फॉर्मूला है वो ये है, E = KQ/R², इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और पोटेंशियल के लिए KQ/R। यह चार्ज तो सभी सेम है, डिस्टेंस भी सभी इक्वल है,
तो मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड भी सभी चार्ज का सेम होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सभी चार्ज का सेम होगा। अब पहले पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होता। हाँ, चार्ज को साइन के साथ रखते हैं, ये बात है। अब चारों के चारों पॉजिटिव चार्ज है, तो चारों का जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा, इक्वल तो क्या होगा ही, पॉजिटिव भी होगा ना। तो चारों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो मैं ऐड करूँगा तो कभी ज़ीरो तो आ नहीं सकता, क्योंकि जो पोटेंशियल इसका होगा वही सबका होगा और पॉजिटिव होगा। तो चार पॉजिटिव चीज़ों को अगर ऐड करोगे तो ज़ीरो कैसे हो सकता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ज़ीरो नहीं होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ज़ीरो नहीं होने वाला है, मतलब सेकंड और थर्ड में तुम्हारा आंसर होगा। इसका मतलब कि फर्स्ट और फोर्थ तो कतई हमारे आंसर नहीं हो सकते। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे ज़ीरो होता दिखाई नहीं दे रहा है। फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑब्वियसली सबके लिए सेम होगी, सबकी मैग्नीट्यूड तो सेम होगी। डायरेक्शन चेक कर लो। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम सब जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्जिंग नेचर का होता है, चार्ज से बाहर की तरफ निकल रहा होता है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड इस पॉइंट पे इस तरफ होगा E, इस चार्ज का फील्ड इस तरफ होगा E, इस चार्ज का फील्ड इस तरफ जाएगा डाइवर्जिंग, इसका फील्ड इस तरफ जाएगा वो भी डाइवर्जिंग। चार इलेक्ट्रिक फील्ड में से दो दो देखो अपोजिट हैं, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे होगा वो क्या होगा? ज़ीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो होगा मगर पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो है मगर पोटेंशियल ज़ीरो नहीं है, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। अब इसी में क्वेश्चन को बदल बदल कर दे देता है। जैसे अब अगर मैं तुमको ये कहूँ कि अच्छे से कर लो, मैं क्वेश्चन नंबर 9 के तौर पर तुमको दूंगा, जिसका तुमको आंसर मुझको बताना हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जब करो तो उसको बढ़िया से करो ताकि वो दिमाग में ऐसे बैठे कि फिर भूले ना। इसको करो, फिर तुमको इसी पर दूसरा क्वेश्चन करने को देता हूँ जल्दी। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 मान लो यहाँ पर पे है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमने हल्का सा बस चेंज किया है, चार चार्ज में से दो प्लस है और दो माइनस है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 ये तुम्हारे लिए है। वही चार चार्जेस हैं मगर दो प्लस है और दो माइनस है, और एक स्क्वायर के वर्टेक्स पे है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की तुमको वैल्यू बतानी है में से कौन सी होगी, ठीक है। सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। वहाँ सब पॉजिटिव थे, यहाँ दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। और इसका आंसर सारे बच्चों को मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाना है कि उनका आंसर ऑप्शन के हिसाब से क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग अपनी क्लास यहाँ स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास हम लोग जो मिलते हैं तो उसमें हमारी बात होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम पर, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग का कहानी फिर आगे बढ़ता चलेगा। और जो भी पीछे बैकलॉग्स हैं, छोटे हैं, उनको ईमानदारी से ऑनेस्टली लेक्चर को देखो, नोट्स प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो। दिस इज़ द ओनली मेथड, वरना फिर समय निकल जाएगा, बहुत कम फिर संभावना रह जाएगी कि हमारा बहुत अच्छा स्कोर आ पाएगा। वक्त को यूज़ करो, दिन को यूज़ करो और जो सोचा है उसको हासिल करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।